Hello students, in the previous class we have studied about the reflection through plane mirror and the characteristics of the image formed by the plane mirror. One characteristic I forgot to explain, I am explaining it today. We have studied five characteristics and one characteristic is left, I will explain it today. Characteristic number 6, the image is laterally inverted. Laterally inverted का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज का राइट हैंड होगा और ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड है वो इमेज का लेफ्ट हैंड होगा, मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल जो है एम्बुलेंस में आप देखते हैं कि जो एम्बुलेंस स्पेल्ड होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, जिससे कि जब आप उसको अपने व्हीकल के रियर व्यू मिरर में देखें तो आपको वो सीधा सीधा लिखा हुआ नजर आए। इस तरह से मिरर में आप उसको देखेंगे तो आपको एम्बुलेंस पूरा पढ़ने में आएगा, बट जब आप उसको व्हीकल में लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में नहीं आएगा। द रीज़न इज क्योंकि जो मिरर होता है उसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, इसलिए एम्बुलेंस में हमारी कन्वीनियंस के लिए ये एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा जाता है व्हीकल्स पर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है, ग्लास का एक स्फेयर है, उस ग्लास के स्फेयर से हमने एक छोटा सा पार्ट काट कर निकाल लिया। फॉर सपोज ये वाला जो पार्ट है हमने इस स्फेरिकल ग्लास का हमने काट कर निकाल दिया। जब हम इसको काट कर निकालते हैं तो वी कैन सी इट लाइक दिस। ये यही वाला पार्ट है जो हमने यहाँ से काट कर निकाला है। नाउ दिस इज़ अ मिरर। अभी ये मिरर नहीं है, इसको मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक एंड से पॉलिश करना पड़ता है। फॉर सपोज हमने इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया और आप चाहें तो इसको दूसरी तरफ से भी पॉलिश कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको पॉलिश कर सकते हैं, दोनों तरफ से पॉलिश कर सकते हैं और दोनों तरफ से अलग अलग मिरर्स फॉर्म होंगे। फर्स्ट वाला केस जो ये वाला केस था, इसमें जो लाइट रेज हैं वो मिरर के सामने इस तरह से आती हैं और आने के बाद मिरर इसको इस तरह से डाइवर्स कर देता है अपने से, मतलब जो लाइट रेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बढ़ जाती है, इसलिए इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ही डाइवर्जिंग मिरर होता है। दूसरा वाला आप देखिए, दूसरे केस में जो मिरर है ये एक केव फॉर्मेशन में एंटर कर रही है, जो लाइट रेज है एक केव फॉर्मेशन में एंटर कर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये डिस्टेंस कम हो गई और एक पॉइंट पे ये मीट कर गए। तो इन्होंने इस मिरर ने क्या किया, लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया, तो हमने इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा होगा, जहां पर लाइट रेज एक केव फॉर्मेशन में एंटर करती है वो मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर, और जहां पे केव में एंटर नहीं करती है, बल्ज में एंटर करती है, बल्ज से टकराकर दूर हो जाती है, वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको अगर ये इस तरह का एक कांच का ग्लास का टुकड़ा दे दिया जाए और बोला जाए कि बताओ ये कौन सा मिरर है, तो आप अभी इसको देखकर नहीं बता सकते कि ये कौन सा मिरर है। आपको बोलना पड़ेगा कि सर आप इसको पहले पॉलिश करिए। अगर मैं इसको यहाँ से पॉलिश करता हूँ तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि अब लाइट रेज कहाँ एंटर करेंगी, केव में एंटर करेंगी, इसलिए ये कौन सा बना, इसलिए ये बना है कॉनकेव मिरर और लाइट रेज को इसने कन्वर्ज भी किया है। और अगर ये ग्लास का टुकड़ा निकालकर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सा है, तो आपको फिर से पॉलिश करने के लिए कहना पड़ेगा। अगर पॉलिश अंदर से ऐसे कर दिया जाए तो ये जो मिरर बनेगा ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है। ये इसने लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया, इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पर लाइट रेज एक केव फॉर्मेशन में एंटर कर रही है यहाँ पर, इसलिए ये जो मिरर है ये कौन सा है, कन्वर्जिंग या फिर concave mirror. This is concave and this is convex.
convex and concave. There are two types of spherical mirrors. One is concave mirror and other is convex mirror. अब हमें पढ़ने पड़ेंगे कुछ स्पेशल टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से एसोसिएटेड है। अगर आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है तो उससे एसोसिएटेड कुछ स्पेशल टर्म्स की स्टडी आपको करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं वो स्पेशल टर्म्स? स्पेशल टर्म्स एसोसिएटेड with special terms associated with spherical mirrors. Number 1 is pole. पोल क्या होता है? जो भी स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं, फॉर सपोज ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, इस स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, दिस मिरर आइदर कुड बी आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है। इसका जो एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जो सेंटर होगा इस पूरे मिरर का, जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोल। इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज द ज्योमेट्रिकल center of spherical mirror. It is the geometrical center of spherical mirror. Now next is center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट होता है? जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट हमने काट कर निकाल दिया, इस स्फेयर का छोटा सा पार्ट हमने काट कर निकाल दिया, तो ये जो स्फेरिकल मिरर हमारे पास आया, इस स्फेरिकल मिरर को मैं शेड कर देता हूँ। ये पोर्शन जो है हमने मिरर का काट कर निकाल लिया है। ये जो मिरर का पोर्शन है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वो वाला पॉइंट होगा जो इस पूरे स्फेयर का सेंटर रहा होगा, जो इस पूरे स्फेयर का सेंटर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इट इज द center of the sphere, it is the center of the sphere of which mirror is a part. इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फेयर में से हमने मिरर को काट कर निकाला है, या जिस स्फेयर का हमने पोर्शन काट कर निकाला है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मार्क्ड एज सी, मार्क्ड एज सी। ठीक है, तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होगा? जैसे ये सेंटर है तो सेंटर से जो सर्कल के सेंटर से, जो कि सर्कल के आर्क तक की डिस्टेंस होती है, मान लीजिए ये सेंटर है तो ये कोई सा भी एक पोर्शन क्या कहलाएगा? कोई सा भी एक पोर्शन सर्कल का आर्क कहलाएगा। और सेंटर से किसी भी आर्क तक की डिस्टेंस, या सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज़ द, और अभी मिरर की हम बात कर रहे हैं, ये जो मिरर है, ये ग्लास का जो पोर्शन है, इसको काट के हमने मिरर बनाया, तो जो इसका पोल है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, क्योंकि यहाँ से सेंटर से आप कोई भी लाइन सर्कल तक बनाएंगे वो सब रेडियस कहलाएंगे। बट जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर जो हमारे काम का है, जो हमारे लिए काम की चीज़ है, वो यही है, जो डेफिनेशन हमारे काम में आने वाली है, जो हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे, वो यही करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन
pole and center of curvature, distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ नेक्स्ट टर्म इज फोकस. अब फोकस कौन सा पॉइंट होता है? फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फोकस. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसीलिए फोकस के लिए हम डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इट इज द point which is exactly in the midway of pole and center of curvature. It is the point which is exactly midway. It is the point which is exactly midway of pole and center of curvature. जैसे ये हमारा स्फेयर है, इस स्फेयर में से हमने एक छोटा सा पोर्शन निकालकर मिरर बनाया है. फॉर सपोज ये पोर्शन हमने निकाला है, ये इस स्फेयर का सेंटर है और ये मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है. इसको हमने पोल नाम दिया है. और पोल से स्फेरिकल सेंटर, स्फेयर का जो सेंटर होता है उसकी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. P और C के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. और इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट, इसका एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट है F, इट इज कॉल्ड द फोकस. F को हम क्या बोलेंगे? फोकस. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ. The distance between pole and focus, the distance between pole and focus is called focal length. The distance between pole and focus is called focal length. ये focal length हो गया. Next is principal axis. Principal axis ये कौन सी लाइन होती है? ये होती है a straight line passing through pole and center of curvature. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज a straight line passing through pole and center of curvature. A straight line passing through pole and center of curvature is called principal axis. Is called principal axis. जो नोट करने की चीज़ है, आपको ध्यान ये रखना है कि दिस इज प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल.
ही यहाँ पर उसका जो स्पेलिंग है इट इज़ इक्वलेंट टू द स्पेलिंग ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल। जो स्कूल में प्रिंसिपल का आप स्पेलिंग बनाते हैं वही स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल एक्सेस की। इट इज़ नॉट PRINCIPLE। बच्चे क्या करते हैं, इसको PRINCIPLE लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाती है। इट शुड बी PAL। ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल एक्सेस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज अपर्चर। अपर्चर, जो भी स्फेरिकल मिरर आपने ये निकाला, इस स्फेरिकल मिरर के अपोजिट एंड्स को आप ज्वाइन कर देते हैं। अगर स्फेरिकल मिरर के अपोजिट एंड्स को आप ज्वाइन कर देते हैं, जैसे मैंने M और N को कर दिया, तो ये जो MN है, द डायमीटर कह लीजिए, ये जो मिरर है और ये स्फेरिकल मिरर है, इस मिरर में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप बना सकते हो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। तो कह लीजिए the diameter of the spherical mirror, the diameter of the spherical mirror is called the aperture. It is the diameter or the longest chord of spherical mirror. It is the diameter or the longest chord of spherical mirror. So these are some special terms associated with spherical mirror. अब हम एक spherical mirror बनाते हैं और उस spherical mirror में हम ये सारी चीज़ें define कर देते हैं। concave mirror हमने बनाया है और concave mirror में जितने भी points की हमने बात करी हैं वो सब हम इसमें discuss कर लेते हैं। The geometrical center of the spherical mirror, concave mirror, is called pole. Point P is, P जो point है, this is, it is pole. P point is pole. Now, if this is C is center, तो C is center of curvature. Center of curvature. C is center of curvature. Now, the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. Now, the point which is exactly in the midway of pole and center of curvature is called focus. F is focus. Now, PF is focal length. The distance between pole and focus is called focal length. The straight line which is passing through pole and center of curvature is called principal axis. X. Line X is called, line X is principal axis. Line X is called principal axis. अब the diameter of the spherical mirror, the diameter of the spherical mirror or the longest chord in the spherical mirror, MN जो है, MN is aperture. MN is aperture. Aperture of mirror. ठीक है, तो ये हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ी हैं स्फेरिकल मिरर से एसोसिएटेड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इमेज फॉर्मेशन, इमेज इज said to be formed if any two light rays meet after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई भी दो लाइट रेज मीट कर जाती हैं उस पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। मिनिमम 2 लाइट रेज और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, इट कुड बी 1 लाख, इट कुड बी 10 lakhs, इट कुड बी अनदर बिग नंबर, बट मिनिमम 2 लाइट रेज का मीट होना ज़रूरी है।
अगर किसी एक पॉइंट पर दो लाइट रेज मीट कर जाती हैं, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। अब लाइट रेज जो होती हैं ये कैसे कैसे ट्रेवल करती हैं। स्फेरिकल मिरर्स के केस में जो लाइट रेज का ट्रेवल होता है उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। जब तक आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे तब तक आप इमेज फॉर्मेशन नहीं दिखा पाएंगे रे डायग्राम्स में। तो रे डायग्राम्स में अगर आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाना है तो यू मस्ट नो द रूल्स, यू मस्ट नो द रूल्स। नंबर वन, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक स्फेरिकल मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा एक ही पॉइंट से पास करती है और वो पॉइंट है फोकस, वो पॉइंट है फोकस। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस, वेदर इट इज अ कॉनकेव मिरर और इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर में भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। If this is pole, the ray which is parallel to principal axis, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। ये जो रे है ये इस तरह से डाइवर्ज होगी, ये इस तरह से डाइवर्ज होगी कि इसको जब आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये कहाँ से आई है, ये रे जो है ये फोकस से आ रही है। दोनों ही केसेस में सेम रहता है, क्योंकि यहाँ जो रे है डाइवर्ज हो गई तो कभी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं आ पाएंगी। बट जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे, यू विल फाइंड दैट दिस रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर। इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं, द रे विच इज पैरेलल टू principal axis, the ray which is parallel to principal axis passes through focus, passes through focus, focus से पास होने वाली रे। नेक्स्ट, the ray which passes through center of curvature, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को ट्रेवल करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को फॉलो करती है या सेम पाथ पर ट्रेवल करती है। जैसे देखिए, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, और जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये देखिए ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को ही फॉलो करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को ही फॉलो करती है। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही होगा कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी वो रे जो है सेम पाथ को फॉलो करेगी। जैसे इसका जो सेंटर होगा, ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, एक ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी। ये देखिए ये वाली जो रे है इट इज गोइंग टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को फॉलो करती है, ये अपना पाथ चेंज नहीं करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, द रे विच passes through center of curvature the ray which passes through center of curvature do not changes its path after reflection and traces same path
अपना रास्ता जो है नहीं बदलती है और सेम रास्ते को फॉलो करती है, यानी सेम पाथ को फॉलो करती है। नाउ रूल नंबर 3, the ray which is incident on the principal axis, the ray which is incident not on the principal axis, incident on the pole, the ray which is incident on the pole the ray which is incident on the pole makes, अच्छा पहले हमें ये बताना पड़ेगा द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल एट अ सर्टेन एंगल, एट अ सर्टेन एंगल मेक्स equal angle with, makes equal angle with principal, makes equal angle with principal axis after reflection। देखिए हम दो मिरर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर हमने बनाया, इस पे हम बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और एक लाइन या एक रे जो कि पोल पर इंसिडेंट होती है एक एंगल बनाते हुए, कोई भी एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक होती है। आपने पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल का काम करती है, आप बाद में पढ़ेंगे। जो रे सेंटर से पास होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। आप ज्योमेट्री में आगे रूल्स पढ़ेंगे, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा और आप यहाँ पर समझ भी नहीं पाएंगे। जब आप मैथमेटिक्स में रूल पढ़ेंगे, द लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, इसीलिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल का काम करेगी और एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाए। ये हुई कॉनकेव मिरर की बात। कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं, दिस इज पोल और द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल एट अ सर्टेन एंगल, ये रे पोल पर किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल बनाकर ही रिफ्लेक्ट होगी। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और इस केस में भी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। नाउ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, the ray which is passing through focus after reflection, after reflection the ray which is passing, the ray which is passing through focus after reflection becomes parallel to principal axis। एक ऐसी रे जो कि फोकस से पास हो रही होती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अभी हम दोनों केस देखते हैं, एक कॉनकेव मिरर पहले देखेंगे और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज फोकस एफ। जो रे फोकस से पास होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, दिस इज फोकस। तो ऐसी रे जो कि फोकस की तरफ इंसिडेंट होती है, ये देखिए ये जो रे है ये फोकस की तरफ इंसिडेंट है, मतलब ऐसा लगेगा कि ये कहाँ को जा रही है, ये फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। ऐसी रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ऐसी रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। दीज आर द 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इनमें से कोई से भी जो भी आपको कोई से भी दो रेज जो आपको पसंद है उससे आप इमेज फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। कोई से भी 2 रेज जो आपको अच्छी लगती है उनसे आप इमेज फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। एक इमेज फॉर्मेशन मैं आपको करके बताता हूँ। इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग केसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इमेज फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ जिससे मैं आपको रियल और वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंशिएट करना बता सकूँ। देखिए ये है हमारा कॉनकेव मिरर और ये है कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट से जो रे पैरेलल जाती है मिरर, ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट से मल्टीपल रेज निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से मल्टीपल 1000 lakhs 10 lakhs बहुत सारी रेज निकलती हैं, मिरर तक जाती हैं, बट इतनी रेज हम नहीं दिखाते। हम कोई से भी हमारी मर्जी से 2 या 3 मिनिमम 2 रेज और मैक्सिमम आप दिखाना चाहो तो मैक्सिमम आप 3 रेज भी यूज़ कर सकते हो। मिनिमम 2 रेज से हम इमेज फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने रखा हुआ है ए बी से देखिए ए पॉइंट से एक रे गई, मिरर से टकराई, और आपको पता है, आप देख सकते हैं जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो आपको रूल बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी रे जो है ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, ये रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो हमने इसको फोकस से पास करा दिया। नाउ द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल एट अ सर्टेन एंगल, जो रे पोल पर इंसिडेंट होती है एक सर्टेन एंगल से, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होती है, या आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इक्वल एंगल बनाती है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। और यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों रेज मीट कर गई, तो जहाँ पर भी 2 रेज मीट कर जाती है रिफ्लेक्शन के बाद वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज जो यहाँ पर फॉर्म हुई है ये उल्टी इमेज फॉर्म हुई है, बी डैश ए डैश। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, या मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है, तो इमेज जो है आपको इस तरह से उल्टी नजर आएगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है यहाँ पर डिमिनिश्ड बनी है, छोटी बनी है। तो ऐसी इमेज जहाँ पर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर जाती है और ये लाइट रेज हमारी आइज़ में एंटर करती हैं, और जहाँ पर ये मीट कर जाती है वहाँ पर हमें इमेज दिख जाती है। यहाँ पर इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इमेज देखने के लिए आपको एक स्क्रीन रखनी पड़ेगी, कोई भी वाइट स्क्रीन आप रख सकते हैं। वाइट स्क्रीन रखेंगे तो यहाँ पर 2 रेज मीट कर रही हैं, ये वाइट स्क्रीन उठाकर आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 2 रेज मीट कर रही हैं, तो आपको यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नज़र आ जाएगा। एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे जैसे आप क्या करते हैं, आप एक मिरर लेते हैं और मिरर को सन के सामने रखते हैं, और फिर सन के सामने रखने के बाद आप एक कॉपी या कोई पेज लेते हैं जिसमें आप देखते हैं कि उसका फोकस, मतलब वो जो सन की जो रेज है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, वो एग्जैक्टली कॉपी के ऊपर है। तो वो कॉपी एज अ स्क्रीन आपके लिए वहाँ पर काम करती है। तो जो रेज एक्चुअली में मीट करती हैं, जो रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट करती हैं, उन रेज से जो इमेज फॉर्म होती है उनको हम बोलते हैं रियल इमेज, और रियल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे सन से आती हुई रेज को आप कॉपी पर कन्वर्ट करके आप उसको जलाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि सारी रेज कॉपी के एक पॉइंट पर मीट करती हुई आपको नज़र आती है, और वो जो पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, और थोड़े टाइम बाद आप कंटिन्यूसली उसको फोकस करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ से जो पेज है ये जलना भी शुरू हो जाता है। तो ऐसी इमेज जहाँ पर रेज जो है ये मीट कर जाती है, ऐसा पॉइंट
रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर दो रेज, कोई सी भी दो लाइट रेज मीट कर जाती है, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। दिस इज रियल इमेज फॉर्मेशन। रियल इमेज, दिस काइंड ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। एक और केस देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया, दिस इज पोल, एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से डाइवर्ज होगी कि आपको लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है, ये लाइट रेज इस मिरर के फोकस से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम एक और रे लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से डाइवर्ज हुई कि आपको लगेगा कि ये आ रही है फोकस से, ठीक है। अब ये दोनों लाइट रेज, ये लाइट रे नंबर 1 और दिस इज लाइट रे नंबर 2, इन दोनों लाइट रेज को आप देखें, ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर पाएंगी, ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को मीट नहीं कर पाएंगी। तो हमें जो इमेज नज़र आती है, हमें जो इमेज नज़र आती है वो मिरर के पीछे कहीं पर नज़र आती है। हमें इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इमेज बनाने के लिए हम ये मानते हैं कि दो लाइट रेज हैं मिरर के पीछे से, यहाँ से कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ऐसी इमेज को आप कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ऐसी इमेज को आप कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज मीट ही नहीं कर रही हैं, लाइट रेज आर नॉट मीटिंग, लाइट रेज डू नॉट meet after reflection. Light rays do not meet after reflection. This kind of image is called virtual image. इस इमेज को आप कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन करने के लिए मतलब आपको स्क्रीन को एक ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पर वो रेज मीट कर रही है। यहाँ पर ये रेज कभी मीट ही नहीं कर रही है, तो आप स्क्रीन कहाँ पर रखेंगे, आप कहीं पर स्क्रीन रख ही नहीं सकते, बिकॉज ये लाइट रेज मीट ही नहीं कर रही हैं। तो ऐसी इमेज जो है कभी भी आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी, मतलब कोई भी स्क्रीन पर आप इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये जो लाइट रेज हैं ये हमेशा मिरर के पीछे से आती हुई आपको नज़र आएगी और मिरर में आपको इमेज पीछे ही नज़र आएंगी, ठीक है। बट ऐसी इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या वाइट स्क्रीन आप नहीं रख सकते, इसके आगे कोई भी वाइट स्क्रीन, ये स्क्रीन मान लीजिए आप यहाँ रखते हैं या कहीं किसी भी पॉइंट पर रखते हैं, आपको इमेज यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। इमेज जो है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज मीट ही नहीं कर रही है, लाइट रेज इस केस में जैसे यहाँ पे लाइट रेज मीट कर रही हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज नज़र आती हैं, बट इस केस में लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं। तो इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ये ऐसी लाइट रेज से बनती हैं जो कि कहीं भी मीट ही नहीं कर रही होती है। तो इस तरह की जो इमेज होती है जो ऐसी लाइट रेज से बनती है जो कभी मीट नहीं कर रही होती है, उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और जिन इमेज में जो इमेज ऐसी लाइट रेज से बनती है जो मीट कर जाती है एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर स्क्रीन रखकर हम इमेज को भी देख सकते हैं, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। और जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये दो तरह की इमेज हुई, और रियल और वर्चुअल। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अलग अलग केसेस में किस किस तरह की इमेजेस बनाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड सम स्पेसिफिक टर्म्स अबाउट स्फेरिकल मिरर्स।